ये कभी भी आपको उन क्राइम की तरह नहीं लगेगा जिन पर आपको शक होता है या दूर से ही लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। गैस लाइटिंग वर्ड एक गैस पाइपलाइन से जलते हुए लैंप से निकला था। पुराने टाइम में एक आदमी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपनी वाइफ को पागल बनाने के लिए किया था। देखिए, साइकोलॉजी में हम इंसानों के बिहेवियर, थॉट और एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपको गवर्नमेंट, फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है ताकि आप उनके इशारों पर चले और उनके प्रिंसिपल के मुताबिक अपनी लाइफ को चाहिए। तुरंत अपने बचाव का सीधा रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि आप शिकारी को बचने और दूसरी चाल चलने का मौका दे सकते हैं, जिससे आपका डिसीजन उतना इफेक्टिव नहीं होगा और शायद आपका मनचाहे रिजल्ट ना मिल पाए। लोग क्या कहेंगे, इस डर से अपने लिए ठीक चीजें करने से पीछे ना हटे। आपको अपने अलावा किसी और को कुछ भी साबित नहीं करना है। अगर क्रिमिनल साइबर वर्ल्ड में मौजूद है जिसने आपके पैसे ठगे हों तो पुलिस और रिलेटेड ऑफिसर्स को हेल्प लेने के लिए इन्वॉल्व करें। इसके अलावा कई ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स पर चेहरे की पहचान कर लेती हैं। ये फैक्ट है कि इमोशनल पैंट्स लगभग कभी भी ठीक नहीं होते। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो इन पेन पर दूसरे घावों की तरह एक बेकार सी पपड़ी बन सकती हैं, जिससे याद आपके लिए उतनी ही पिनफुल बन जाएगी जितनी तब थी जब सच में आपके साथ ऐसा हो रहा था। जब भी आप डार्क साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ ये आता होगा कि किसी ने कोई क्राइम किया है, लेकिन रियलिटी में इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिन्हें भले ही हम पर्सनली ठीक ना मानते हो, पर वो आमतौर पर सोशली एक्सेप्टेबल हो गई है। हम इन डार्क साइकोलॉजी एक्टिविटीज़ को अपने घरों, स्कूल्स, ऑफिसेस में और ऑनलाइन देखते हैं। इसकी क्लैरिटी के लिए आइए कुछ रियल लाइफ के स्टडीज़ पर नज़र डालते हैं। प्यार एक सचमुच खूबसूरत चीज़ है। जब आप किसी के साथ रिलेशन में एंटर करते हैं तो उम्मीद ये करते हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करेगा और आपकी केयर करेगा। आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करके अच्छा और सिक्योर फील करवाएंगे। इस कहानी में रिलेशन की शुरुआत इसी तरह हुई। अपने बेटे की केयर और उसको बड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाली एक सिंगल मदर जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उनकी मुलाकात इस हैंडसम लड़की से हुई जिसने खुद को उसी तरह दिखाया जैसा पार्टनर वो चाहती थी। वो काफ़ी हैंडसम और समझदार था और ऐसा लगता था जैसे उस लेडी के बच्चे से भी उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे करती है। लड़के के बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट को देखते हुए फैमिली को संभालने के लिए, खुद को पूरी तरह से अवेलेबल कराने के लिए उस लेडी ने अपनी जॉब छोड़ दी और खुद अपने बच्चे और उस लड़के की केयर करने में पूरी तरह से लग गई। अपनी फैमिली के लिए लेडी के प्यार का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के ने उसे उसके करीबी लोगों से अलग अपने साथ रहने के लिए कहा। अब उसके पास ना तो फैमिली थी ना ही उसकी जॉब। वो पूरी तरह से उस लड़की पर डिपेंडेंट थी। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर लड़का उसे आए दिन टॉर्चर करने लगा और ये सब एक प्लान था उस लेडी से उस लड़के के दोस्त के पास्ट का बदला लेने का। लेडी के साथ उसने इतनी केयरफुली बिहेव किया कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ प्यार नहीं किया जा रहा है बल्कि एक खेल खेला जा रहा है। इसे ही कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। और जब उसे पता चला तब तक वो उस लड़के के प्यार में इतनी खो चुकी थी कि अब उसे या तो उसके साथ रहने का या फिर मर जाने का ही ऑप्शन अच्छा लग रहा था। उसे लगने लगा कि वो अब किसी और ऑप्शन के साथ जीने की हकदार नहीं है। अगली स्टोरी है कंट्रोल की। आपने ये न्यूज़ तो अक्सर सुनी ही होगी कि आश्रम और इसी तरह के किसी बाबा ने खुद को भगवान का दूध या अवतार बताकर लड़कियों के साथ खराब व्यवहार किया या बलि के नाम पर किसी इंसान को मार दिया। दरअसल वो किसी भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं और डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके लोगों से ऐसी बातें कहते हैं जिनसे उनके वो काम लोगों की नज़रों में ठीक लगे। मामले काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन लिसन ये है कि ये क्राइम ऐसे नहीं थे जो अचानक से हो गए। इसमें बहुत ही सावधानी से की गई प्लानिंग शामिल थी, जिसमें प्लानर ने पहले अपने विक्टिम को तैयार किया और उन्हें अटैक करने से पहले फेथ और सेफ्टी की छोटी कंडीशन में खींच लिया। रियलिटी में जिस तरह से ये इंसिडेंट हुए उससे एक शिकारी और उसके शिकार की याद आती हैं। सबसे पहले शिकार का पीछा किया जाता है और उस पर नज़र रखी जाती है। फिर ऑब्जर्वेशन प्रोसेसर के दौरान मिली इन्फॉर्मेशन के बेस पर शिकारी चाल चलता है। ये चाल अटैक करने के लिए नहीं बल्कि अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। जैसे शेर को जाल में फंसाने के लिए जाल में कोई जानवर डाल दिया जाता है जिसे देखकर शेर आए और फंस जाए। इसी तरह उन्हें प्यार और देखभाल का एहसास करवाया जाता है। इसमें शिकारी कैसा नकाब पहनता है और उन क्वालिटीज़ को दिखाता है जो उसे मिली इन्फॉर्मेशन के बेस पर विक्टिम को पसंद होती है। धीरे धीरे भरोसा कायम हो जाता है। आप बगला टारगेट अपने शिकार को शिकारी पर डिपेंडेंट बनाना होता है, चाहे वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, इमोशनल डिपेंडेंसी हो या स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी। अलग होते हैं लेकिन इंटेंशन और रिजल्ट एक ही होता है। धीरे धीरे विक्टिम डिपेंडेंट होने लगता है और उस इंसान या जो चीज़ उन्हें दी जा रही है उसकी ज़रूरत महसूस करने लगते हैं।
और इसी टाइम शिकारी उस चीज़ को देने के लालच में विक्टिम को उसके सेफ्टी नेट जहां वो उनके शिकार से बच सकता है उस लग करके अपनी मनचाही जगह पर ले आता है, जिसके बाद वो टैग करता है। ये कभी भी आपको उन क्राइम की तरह नहीं लगेगा जिन पर आपको शक होता है या दूर से ही लग जाता है। यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, बल्कि ये गाने और डांस की तरह लगेगा जिसमें शामिल होने में मज़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे विक्टिम को इनसेक्योर बना देता है और वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। इसमें आपको तब जाकर एहसास होगा जब नुकसान हो रहा होगा या हो चुका होगा। इस पूरी डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए इसे हम बुक डार्क साइकोलॉजी के थ्रू समझेंगे, जिसे जेम्स डब्ल्यू विलियम्स ने लिखा है। और याद रहे क्या आप इस बुक को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो अपना फ़ायदा उठवाने से बचने के लिए किसी का फ़ायदा उठाने के लिए, चॉइस आपकी है। सबसे पहले बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी के बेसिक्स के बारे में। वर्जन करें कि आपको एक पार्टी का इन्विटेशन मिलता है जिसको आपके रिलेटिव ने ऑर्गेनाइज किया था। पार्टी के डेकोरेशन और डिनर बेहतरीन होने की वजह से आप इस बात का जिक्र अपने दोस्त के साथ करने लगते हैं। आप अपने दोस्त से कहते हैं कि क्या शानदार पार्टी थी यार। सामने वाला दोस्त जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा ये एक शानदार पार्टी है? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रिलेटिव कितने हमारे लेटेस्ट कितने बुरे हैं? उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं और एक बार बात करने की कोशिश तक नहीं की। आप कहते हैं कि शायद वो BZ होंगे। फिर आपका दोस्त कहता है कि ये कैसे रिलेटिव हैं जिनके पास तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। आपका दोस्त इस चीज़ को इतना हाईलाइट करता है कि आपके मन में एक ख्याल आना शुरू हो जाता है, शायद मेरे कपड़े अच्छे नहीं होंगे और मैं इन लोगों की तरह अमीर नहीं हूँ। ये शायद मेरे रिलेटिव को पैसों का घमंड होगा, इसी कारण उन्होंने इग्नोर किया होगा। आपने देखा कि कैसे एक इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अपने रिलेटिव्स के खिलाफ भड़का सकता है, कैसे इस तरह एक इंसान की परसेप्शन ऑफ रियलिटी को कंफ्यूज किया जा सकता है और कैसे दिमाग में एक नई बात डाल दी जाती है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। डार्क साइकोलॉजी की लैंग्वेज में से गैस लाइटिंग कहा जाता है। गैस लाइटिंग वर्ड एक गैस पाइपलाइन से जलते हुए लैंप से निकला था। एक आदमी ने इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी वाइफ को पागल बनाने के लिए किया था। एक बड़े से घर में एक लेडी अकेली रहा करती थी और उसका हस्बैंड रोज रात को काम पर जाता था। एक रात उसकी वाइफ पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि उसके बेडरूम की रोशनी धीमी हो गई है, और ऐसा रोज रात होने लगा जब वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि शायद कल रात हमारे घर कोई आया था। वो रोशनी धीमी कर देता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन हस्बैंड उसकी बात को समझने की बजाय उसे कंफ्यूज कर देता है। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आजकल तुम फालतू की कहानी बनाने लगी हो जबकि मैं हमेशा रोशनी को बराबर चलते हुए देखता हूँ। इस बात से वो लेडी कंफ्यूज हो गई और धीरे धीरे मानने लगती है कि मेरे घर में कोई आत्मा या चोर आता है, लेकिन ये साबित करने के लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। मगर आखिर में पता चला कि उसका हस्बैंड रोज रात को आता था और चुपके से लाइट धीमी कर देता था ताकि वो वाइफ को कंफ्यूज करके मेंटली डिस्टर्ब कर सके। अब हम डार्क साइकोलॉजी और साइकोल के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। आपने गैस लाइटिंग को समझ लिया है तो अब आप जान पाएंगे किसका इस्तेमाल कौन से लोग किस काम के लिए करते हैं और कैसे आप पर किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण होता है और आपको अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप गुलामी की ज़िंदगी जीने से बच जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको 2 बुक्स के नाम बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप डार्क साइकोलॉजी को डीपली समझ पाएंगे। देखिए, साइकोलॉजी में हम इंसानों के बिहेवियर, थॉट और एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है कि हम डेली बेसिस पर इन टेक्निक का शिकार बनते हैं जिनको सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कमर्शियल, इंटरनेट एड मैनेजर, सेल्फिश फ्रेंड्स और टॉक्सिक लाइफ पार्टनर आपके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना और समझना जरूरी हो जाता है। जरूरी इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि आप किसी से अपना काम करवा सके या उससे बर्बाद करने पर उतर आएं, बल्कि इसे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए करना चाहिए ताकि आपका कीमती वक्त, पैसा और लाइफ बर्बाद ना होने पाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपको गवर्नमेंट, फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है ताकि आप उनके इशारों पर चले और उनके प्रिंसिपल के मुताबिक अपनी लाइफ को चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको फ़ायदा होता रहे। चलिए अब ये समझते हैं कि लोग डार्क साइकोलॉजी, ये गैस लाइटिंग का यूज़ एग्जैक्टली क्यों करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कंट्रोल करना। मान लेते हैं कि आपको आपके घर वाले एक बैंक अकाउंट दे देते हैं, लेकिन आपका बड़ा भाई बोलता है कि तुमने ATM तो अपने पास रख लिया है, लेकिन क्या तुम अपने पैसे मैनेज कर पाओगे? तुम्हें हर बार पैसे का हिसाब देना होगा। वैसे भी तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे आपका मोरल डाउन होना शुरू हो जाएगा और आपको खुद पर डाउट होने लगेगा, जिससे आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहेंगे जो आपको दी गई है।
आपको लगेगा कि हाँ, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने पास में भी पैसे खो दिए थे, तो शायद इस काम के लिए मेरा बड़ा भाई ही बेहतर है। फिर इसके बाद आपका कंट्रोल आपके भाई के पास चला जाता है। दूसरा रीज़न है सेल्फ एस्टीम को डाउन करना। मान लेते हैं कि क्लास टॉप पर लड़की के पास एक लड़का आता है और कहता है कि इस क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? फिर वो धीरे धीरे उसके नोट्स लेता है, उसको मूवी टिक्स भेजकर डिस्टर्ब करने लगता है और उसका ध्यान पढ़ाई से हटा देता है, जबकि साथ ही साथ खुद टाइम से बढ़ता रहता है। फिर एग्जाम टाइम पर कहता है कि मैं तो टाइम पास कर रहा था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लड़की ने पढ़ाई भी नहीं की और इसकी छोड़ जाने से वो वैसे भी दुखी हैं। ऐसे में लड़का इससे आकर कहता है इस बार तुम टॉपर नहीं बन पाओगी। इस तरह लड़की की सेल्फ एस्टीम जाती है और वो गैस लेटर लड़की को टॉपर बनने से रोकर उसकी सेल्फ एस्टीम को डाउन करने में कामयाब हो जाता है। तीसरा है पावर डायनेमिक। मेरे दोस्त के रिलेटिव को उसके बारे में एक बात पता चली थी कि वो एक ऐसा लड़का है जिसे पढ़ाई करना पसंद नहीं था, लेकिन दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया। ये जानने के बाद वो टॉक्सिक रिलेटिव बोलने लगते हैं क्योंकि एक गांव का लड़का है इसलिए इसके लिए इस जगह अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाएगा, और इसे अगर पढ़ाई करनी ही होती तो ये अपने स्टेट में भी पढ़ सकता है, इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है। देखिए, इसी तरह रिलेटिव सामने वाले के मोराल को डाउन करते हैं और कंट्रोल अपने पास बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनका बेटा नाम करें और आप पीछे रह जाएं। यानी कि वो पावर डायनेमिक का इस्तेमाल करते हैं। 4 से इमोशनल मैनिपुलेशन। इलेक्शन से पहले कई सारी गवर्नमेंट स्कीम चलती हैं और पार्टीज अपने कैंपेन में ऐसे कामों को अंजाम देती हैं जिससे पब्लिक को लगता है कि ये गवर्नमेंट देश के लोगों के लिए कुर्बानी दे रही है। इसके लिए गवर्नमेंट पहले कुछ ऐसा करवाती है जिससे पब्लिक में गुस्सा भर के, जिससे जब भीड़ जमा होती है तो फिर पुलिस से लोगों को मार पड़ती है, मार खाने से खून बहता है और उनको सेफ रखने का लालच देकर पॉलिटिशियन और पब्लिक के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। फिर वो इस बॉन्डिंग का 5 सालों तक इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद मासूम और अनजान लोग करप्ट गवर्नमेंट के सामने विक्टिम बन जाते हैं। फिर गवर्नमेंट कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो उनसे सवाल नहीं पूछती। पांचवा है डिफेंस मैकेनिज्म। मान लेते हैं कि एक बॉस आपको हमेशा कहता है कि आजकल जॉब्स की कमी हो गई है, जॉब्स मिलना बेहद मुश्किल हो गया है, मार्केट सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, कोई कितना भी कोशिश कर ले इससे बेहतर जॉब नहीं मिल पाएगी। सवाल यह है कि आपके बॉस ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह नहीं चाहते कि लोग उनकी कंपनी को छोड़कर चले जाएं। वह सेल्फ डाउट क्रिएट करके आपसे कम सैलरी में काम करवाना चाहते हैं। अगर आपके साथ भी इन 5 चीज़ों में से कुछ भी हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़रूर बताना। चलिए अब डार्क साइकोलॉजी के सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं। इन दी रीज़न को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि आप गैस लाइटिंग के निशानी पर हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि गैस लाइटर के आपको शिकार बना सकते हैं। पहले डिसमिसल और डिनाइल। जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि मुझसे पूछे बिना तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तो वाइफ बोलती है क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो? आप क्या चाहते हो कि मैं गुलाम की तरह जिंदगी जी हूं? मतलब वाइफ को अकेले घूमना पसंद है। वो अपने हस्बैंड की बात को शक का बहाना लगाकर उसकी बात को डिनाई कर रही है, मतलब वो अपने हस्बैंड को विक्टिम बनाना चाहती है। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपके दूसरे आपसे लोन लिया था, लेकिन जब पैसे लौटाने की बात आई तो कहता है भाई मैंने तुम्हें पैसे लौटा दिए थे, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने उस टाइम तुम्हारे बैग में पैसे रख दिए थे? यानी कि एक ऐसा इंसान है जो मुंह पर झूठ बोल रहा है। और तीसरा विदहोल्ड इन्फॉर्मेशन। पावर में रहने वाली गवर्नमेंट गैस लाइटिंग का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। पहले पैसे खिलाकर मीडिया का कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती हैं। फिर वो एक कम्युनिटी को टारगेट करती हैं और उनका इतिहास बताती हैं, लेकिन इतिहास में आधा झूठ बताती हैं। जैसे इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, वो लोग जालिम थे, अब हम पावर में हैं तो हमें इनसे बदला लेना चाहिए। और आपको उस कम्युनिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती क्योंकि गवर्नमेंट आदर्श सवस्त तो ऐसे दिखाती हैं जैसे रियलिटी यही है और उसको दूसरा पहलू नहीं दिखता। अब सवाल ये निकल कर आता है कि हम और आप जैसे लोगों को इनसे बचने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए। इसको अमन में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि गैस लाइटिंग का शिकार होने के बाद आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, उनके सिम्पटम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप गैस लाइटिंग या डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो रहे हैं। नंबर 1, अगर आपको अपने एक्शंस, काम और वे ऑफ थिंकिंग पर सेवर्ड आउट होना शुरू हो जाए और आप सोचने लगे कि अब तक मैंने जो काम किया क्या वो वैलिड थे, क्या मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ, क्या मैं निकम्मा हूँ, मुझे लगता है कि मैं शीश के लायक नहीं था। नंबर 2, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए और उसका जिम्मेदार आपको जाए, जैसे किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसके ड्रेस और नेचर पर कीचड़ उछाला जाता है। नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी और आपको स्पोर्टेड लोगों से अलग कर दिया जाएगा। एक टाइम पर ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप पागल हो जाएंगे, आपकी मेंटल कैपेसिटी वीक होने लगेंगी,
आज के ज़माने में गैस लाइटिंग का यूज़ सोसाइटी, पॉलिटिशियन और ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और हम और आप इन तीनों के बीच रहते हैं। मतलब ये है कि आपके साथ ये टैक्टिक आजमाई गई होगी, लेकिन आपको उसकी खबर नहीं थी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इससे जुड़ी अपनी स्टोरी कमेंट में मेंशन करें, ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले, और अगर नहीं हुआ है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हो जाए। तो ऐसे वक्त में आपको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए? इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने 5 स्टेप्स बताए हैं। पहले मान लेते हैं कि आप इंडिया का क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक बॉल पर 6 रन की जरूरत है, लेकिन विराट कोहली इस बॉल पर आउट हो जाते हैं। तो आपके अंदर से आवाज़ आती है, काश मैं ग्राउंड पर होता तो मैं इंडिया को हारने नहीं देता। यानी उस वक्त आपके मन में इतना विश्वास पैदा हो जाता है कि आप खुद को विराट से बेहतर मानने की बात करने लगते हैं। यानी कि आपके अंदर के इनर पावर होती है जिस पर आपका विश्वास बना रहता है। इसलिए जब गैस लाइटर आपको शिकार बनाने की कोशिश करें तो आपको इनर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने ज़मीर से पूछिए कि क्या मैं सही बात कह रहा हूँ, और अपने अंदर की आवाज़ के रिस्पांस को सुनकर सामने वाली आवाज़ को शांत कर दीजिए। अपने अंदर की आवाज़ या इनर सेल पर भरोसा करें। कई बार झूठ इतनी बारीकी से गढ़ा जाता है कि वह सच लगने लगता है, लेकिन अंदर से एक लेवल पर क्या होना चाहिए, क्या है और आपके सामने क्या ऑफर किया जा रहा है के बीच चल रहे इम्बैलेंस को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि सच्चाई को दिखाने के लिए कोई फिजिकल सिग्नल ना हो कि अरे कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपको एहसास जरूर हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे टाइम में उन इमोशंस को रिजेक्ट करना और जो आपको बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना आसान लगता है। हो सकता है कि आप अंदर से आवाज़ सुनकर कुछ अलग करना ना चाहे। क्या इस डर से कहीं लोग आपको किसी गलत नज़र से ना देखने लग जाए? आप हार मान लेते हैं और उस अंदर की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ठीक कह रही थी। अपनी आवाज़ पर भरोसा करने के लिए टाइम के साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप छोटी और आसान चीज़ों पर खुद को ट्रेन करके इसकी शुरुआत करें, जिसे स्वभाव घर से ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। CDU से नीचे उतरने पर आपको अंदर सिलगे कि यार मैं कुछ भूल गया हूँ, तो घर में जाकर एक बार देख ले। अचानक आपने बस किसी के बारे में सोचा हो और उसे कॉल करने की ज़रूरत महसूस हुई हो तो उसे कॉल कर ले। एग्जाम्पल छोटे हैं और इनसे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन ये आपके इनर सेल्फ में विश्वास पैदा करते हैं, ताकि जब सच में इस अब्बास के डायरेक्शन की ज़रूरत हो तो आप बेहतर ढंग से समझ सके कि आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है और उस पर काम करना शुरू करें। अगर आप पहले से ही किसी ऐसी कंडीशन में हैं और आपके पास अपनी आवाज़ पर भरोसा मजबूत करने के लिए खुद को ट्रेन करने का टाइम नहीं है तो उम्मीद ना खोए। ध्यान रखें, माँ की तरह आपकी इनर वॉइस हम शॉप का भला चाहती है, और जब तक आप जिंदा हैं आपके पास ये एक ऐसी गाइडेंस है जो आपको खुश और सिक्योर रहने में हेल्प करना चाहती है। ऐसे मेंबर्स ही समझने की कोशिश करें कि आपसे क्या कहना चाह रही है। ऐसी कंडीशन में यही सवाल पूछें और शुरुआत अपने आप से करें। ये जानने की कोशिश करें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। अपनी प्रेजेंट कंडीशन को देखें, पता लगाएं कि आप अब जिस तरह से फील करते हैं उससे खुश क्यों नहीं है। अपने आप से पूछें कि आप ऐसा फील क्यों करते हैं और देखें कि क्या आप अपनी फीलिंग्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। जब हम खोया हुआ महसूस करते हैं तो फीलिंग एक गाइडेंस की तरह काम करती है। जब आप अपनी मन चाहे जवाब खुशी पानी की कंडीशन में नहीं होते तो ऐसे में अपने बाहर देखें। अपने आप से बाहर देखने का मतलब यह नहीं है कि आपको उस इंसान के सामने खुद को जाहिर कर देना चाहिए जो आपके साथ डार्क साइकोलॉजी का खेल खेल रहा है। तुरंत अपने बचाव का सीधा रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि आप शिकारी को बचने और दूसरी चाल चलने का मौका दे सकते हैं, जिससे आपका डिसीजन उतना इफेक्टिव नहीं होगा और शायद आपको मनचाहे रिजल्ट ना मिल पाए। इसके बजाय उन लोगों से जुड़े जिन पर आप भरोसा करते हैं। ये बात कि आप अभी ऐसे सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लोग आपके साथ विश्वास कर रहे हैं। अचानक ये डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है कि किस पर भरोसा किया जाए। ऐसे में किसी ऐसे इंसान के पास जाए जिसका इस मैटर से बहुत कम या कोई पसंद लेना देना नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो डायरेक्टली आपसे ये इससे शामिल लोगों से जुड़ा नहीं है। इन लोगों के आपके साथ ईमानदार होने और ईमानदारी से सही राय देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। जब आप सवाल पूछते हैं तो अगली ज़रूरी बात जवाब सुनना है। ये कुछ हद तक थोड़ा पागलपन सा लग सकता है। आपको अपने आप से जवाब मिलने कैसे शुरू हो जाएंगे। रियलिटी ये है कि हमारा सेल रिसेप्शन हमें मिलने वाले जवाब के बारे में सेलेक्टिव बना देता है। हम अपने आप से कहते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन रियलिटी में सिर्फ इन जवाबों पर ध्यान दे रहे होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, बजाय उन पर जो हमें सच में मिल रही है। रियल लिसनिंग के लिए कुछ अलग या डिटेक्टमेंट फीलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए आपको रियलिटी से नहीं बल्कि खुद को अपनी फीलिंग से अलग करने की ज़रूरत है। फीलिंग से आपका डिटैचमेंट आपको अगले स्टेप की तरफ ले जाएगा, जिससे नई इन्फॉर्मेशन को फैक्ट के साथ प्रोसेस करके समझना आसान हो जाएगा। जैसे अचानक से एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड इतने टाइम से आपको चीट कर रही थी, तो ऐसे में इमोशनल होकर हताश ना हो बल्कि फैक्ट के साथ देखें कि क्या उसने सच में ऐसा किया भी है या आपको सिर्फ गलतफहमी हो रही है।
अगर किया है तो फैक्ट डिसाइड करें, आपको उसके साथ रहना है या नहीं। साथ रहते हैं तो क्या फ़ायदे और नुकसान है। छोड़कर अकेले रहते हैं और किसी लॉयल लड़की का वेट करते हैं तो क्या सिचुएशन आएंगी और आप इन्हें मैनेज कैसे करेंगे। इनकी प्लानिंग करें और आगे बढ़ें। एलॉजिकली काम करने से सिचुएशन पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ये सभी फीलिंग्स को भले और सरफेस पर लाकर खराब फीलिंग को बाहर निकालने को बहुत कठिन बना देता है। जब सच्चाई का सामना होता है तो आपका ये लॉजिकल हिस्सा ये चाहता है क्या सब कुछ बर्बाद कर दे। आपका गुस्सा आपको ऐसे कदम उठाने के लिए मोटिवेट कर सकता है जो शॉर्ट टर्म में आपकी फीलिंग को शांत करने में हेल्प करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पर पछतावा हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी फीलिंग को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम उन फीलिंग के बेस पर काम ना करें। पहले सिचुएशन से डील करें, बाद में अपनी फीलिंग से। दूसरा, कन्फ्यूजन में ऐसे लोगों से हेल्प लीजिए जिन्होंने पास्ट में आपका साथ दिया है, जिनकी सच्चाई, समझदारी और इंटेलिजेंस की मिसाल दी जाती है। अगर ऐसे लोग साथ नहीं हैं या नहीं मिलते हैं तो किसी बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना शुरू कर दे। बस याद रखें, किसी ऐसे इंसान के पास जाना बेहतर है जिसने कई बार साबित किया है कि वो आपका भला चाहता है। जब आपके पास ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो बिना वजह कोई मुश्किल खड़ी करने की कोशिश ना करें। लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने लिए ठीक चीज़ें करने से पीछे ना हटे। आपको अपने अलावा किसी और को कुछ भी साबित नहीं करना है। दुनिया वही सोच सकती है जो वो सोचना चाहती है। अभी आपके प्रायोरिटी उस सिचुएशन से बाहर आना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होना चाहिए। अगर आप खुद की सिचुएशन को संभाल सकते हैं तो हर हाल में संभालें। बस ये ध्यान रखें कि आप जो भी डिसीजन लें उसका गोल आपको जाल से बाहर निकालना है, ना कि दूसरे लोगों को अच्छा फील करवाना। जब आपके पास ज़रूरी हेल्प मौजूद हो तो अगला स्टेप मैनिपुलेटर का सामना करना है। मेरा सजेशन है कि आप इसके लिए जगह खुद से चुनें। कोई ऐसी जगह चुनें जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपको बढ़त होगी। इसके लिए सावधानी से उसे पकड़ने के लिए अपनी तरफ से कुछ प्लान बनाएं। अगर क्रिमिनल साइबर वर्ल्ड में मौजूद जिसने आपके पैसे ठगे हो तो पुलिस और रिलेटेड ऑफिसर्स को हेल्प लेने के लिए इन्वॉल्व करें। इसके अलावा के ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स पर चेहरे की पहचान कर लेती हैं, तो इनका यूज़ करके उसकी आइडेंटिटी को सामने लाने की कोशिश करें। आपकी उसके साथ की गई बातचीत में उसकी असली पहचान के सुराग ढूंढें और जब आपके पास सबूत हो तभी उनका सामना करें। बेशक ऑफिसर्स के साथ होने के बाद फाइनली आप उसे पकड़ ही लेंगे, लेकिन अगर आपने पूरे सबूत और उसके आइडेंटिटी की पहचान से पहले ऐसा करने की कोशिश की तो उसे भनक लग सकती है और उसे पकड़ने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। जब कोई ऐसा इंसान डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके आपका फ़ायदा उठा रहा हो जो आपके करीब रहता है तो चीज़ें अलग ढंग से करें। अगर आपको किसी भी तरह से आपकी जान का खतरा है तो अकेले उस इंसान का मुकाबला ना करें। ऐसे रिलेशंस में अकेले कोई बहस करने से पूरी तरह से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको इससे मिलना ही हो तो ये पक्का करें कि आप अकेले मिलने ना चाहे उन लोगों को इन्फॉर्म कर दें करते हैं और मिलने के दौरान कम से कम एक इंसान आपके साथ मौजूद हो, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी पहली ज़रूरत है। मैनिपुलेटर का सामना करके और इससे बचने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के बाद तुरंत कुछ ऐसा करना शुरू कर दें जिससे वो आपको फिर कभी मैनिपुलेट ना कर सके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी ज़्यादा चोट पहुंचाई गई, छेड़छाड़ की गई या आपके साथ मिसबिहेव किया गया। उसे पकड़ कर ना बैठे रहे बल्कि इससे आगे बढ़े और उस धोखे से मिले अपने घाव को ठीक करने के लिए खुद को थोड़ा टाइम दे। ये इफ़ेक्ट है कि इमोशनल पेन्स लगभग कभी भी ठीक नहीं होते। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो पेन पर दूसरे घावों की तरह एक बेकार सी पपड़ी बन सकती है, जिससे याद आपके लिए उतनी ही पिनफुल बन जाएगी जितनी तब थी जब सच में आपके साथ ऐसा हो रहा था। इसलिए किसी कंसल्टेंट से बात करें, थेरेपी के लिए जाएं और जो भी आप अपने मूड को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं वो करें। हालांकि ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन लगातार इस तरह कदम उठाने से आप हर दिन अपने आप को पुराने दर्दों से आज़ाद करते रहेंगे और खुद को ऐसी पोजीशन मिलाएंगे जिससे अब फिर से आपके साथ वैसे धोखा ना किया जा सके। तरीका अक्सर बेहतर लोग स्ट्रगल का सामना करने के बाद महान बनते हैं और स्ट्रगल से निकालने के रास्तों को किताबों में महफूज किया गया है। तो ऐसे टाइम में आप किताबों से हेल्प लीजिए। चौथ, ऐसे टाइम में एक हफ्ता, महीना या साल भर का ब्रेक लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। जब आप सिस्टम या मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएंगे तो दुनिया को बाहर की नज़र से देख पाएंगे। ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे और किस तरह लोग अपनी इको को खुश करने और बेनिफिट्स के लिए मैनिपुलेशन करते। और आखिर में पांचवा, उन सब की एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। उनका नाम मेंशन करें जिनके एक्शन से गैस लैंडिंग का पता चला है। फिर चाहे वह कोई भी हो, उनसे दूरी बना लीजिए और इस दौरान खुद को डार्क साइकोलॉजी के बारे में एजुकेट करना सबसे बेहतर तरीका होगा, ताकि आपके पास इतनी नॉलेज हो जाए कि आप दुनिया के सामने विक्टिम की तरह पेश ना हो सके। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो नॉलेज आपका साथ देती है और फिर वही आपका सीधा रास्ता बताती है, और अगर नॉलेज ना हो तो आप गुमराह हो सकते हैं।
तो 2 बुक्स और हैं जो आपको डार्क साइकोलॉजी को समझने में हेल्प करेंगी। दी 48 लॉस ऑफ पावर बाय रॉबर्ट रियन एनिलुएचे दी साइकोलॉजी ऑफ रॉबर्ट सेल्दिनी 48 लॉस ऑफ पावर की बुक समरी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस की समरी भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, तो ये थी डार्क साइकोलॉजी की बुक्स समरी। आई होप इस वीडियो से आपको साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और गैस लाइटिंग को भी आपने डिटेल में समझा होगा। आई जस्ट विश आप इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी गैस लाइटिंग का शिकार होने से बच सके, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर ऐसी कोई बुक है जिसकी बुक समरी आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।